हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया फुल हैंड टेस्ट सीरीज में हम 3 टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज ये हमारा ये चौथा टेस्ट है जिसमें हम 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन से लेके 150 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला है इसमें, देखिए, इलाहाबाद लियाकत अली, दूसरा फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा कानपुर नाना साहब। यानी कि ये 1857 के रिवोल्ट की बात है। ये कौन सा नेता कहाँ से संबंधित था, कौन से केंद्र से संबंधित था? तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद से लियाकत अली थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, कानपुर से नाना साहब थे। तो इसका आंसर है इनमें से एक से अधिक। चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी भी मेरी तबीयत पूरी सी मतलब ठीक नहीं है, तो गले में प्रॉब्लम है अभी, तो आवाज़ में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप थोड़ा टेंशन ना लें उसका। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू रीच कैलिकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498। तो ये स्टेटमेंट तो पहला ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा गलत कौन सा है। दूसरा, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी। तो वास्को डी गामा हैड ट्रेवल्ड टू इंडिया एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेनरी द नेविगेटर द रूलर ऑफ पुर्तगाल। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा, अल्फांसो डी अल्बुबकर भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो यही इसका जो है गलत है। तो इसका कौन था? देखिए, पहला गवर्नर था आपका फ्रांसिस डी अल्मेडा। कौन? अल्मेडा। तो ये पहला गवर्नर था। ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1505 से लेके 1509 तक। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसमें रोंग पूछ रहा, तो रोंग में तीसरा आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो हु एमंग द फॉलोइंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। तो देखिए, इनमें से कैप्टन हॉकिंस भी आया था और टॉम सरा भी आया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन हॉकिंस कब आया था। देखिए, कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में, 1609 में, और टॉम सरा आया था 1615 में, 1615 में। क्लियर है? तो दोनों बातें इसमें ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापला की संधि से खत्म हुआ था। तो फर्स्ट कर्नाटक वार, तो ट्रीटी ऑफ एक्सला सापला। अब देखिए, दूसरा जो हुआ था कर्नाटक वार, ये खत्म हुआ था पुडुचेरी की संधि से। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि से। तो इसने ये ऊपर नीचे कर दिए, तो इनमें से दोनों गलत कर दिए अब ये। तो अब इसका आंसर हुआ आपका इनमें से एक से अधिक, यानी गलत में पूछ रहा, तो इनमें से एक से अधिक गलत हो गए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर मुगल एम्परर्स वाज आल्सो नोन एज शाहजहां सेकेंड। तो किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था रफ़ीउद्दौला को। किसको? रफ़ीउद्दौला को। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार किया था? इन विच ईयर द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली। तो ये कब किया था? 1803 में, 1803 में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। तो किसने खोला था? देखिए, ब्रिटिश ने खोला था
1608 में सूरत में खोला था। उसके बाद में फ्रांसिस ने खोला था 1668 में। तो इन्होंने दोनों खोला था, तो इनमें से एक से अधिक हमारा आंसर आ जाएगा, इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? तो सही है बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द व्हाइट म्यूटिनी? तो अब देखिए, पहला है श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत यानी कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। तो पहली बात ठीक है। दूसरा, दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। तो द व्हाइट म्यूटनी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द व्हाइट ब्रिटिश ऑफिसर्स लिविंग इन मुंगेर एंड इलाहाबाद टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एवोल्यूशन ऑफ द डबल अलाउंस रिसीव्ड बाय द सोल्जर। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। द डिसीजन टू स्टॉप द डबल अलाउंस was made by the court of director in 1763 which was implemented by Clive। तो ये दोनों बातें ठीक है। 8 का हमारा दोनों पहला और दूसरा दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1724 में शूकरखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन whom was the battle of शूकरखेड़ा fought in 1724। तो ये किसके बीच में हुआ था? ये देखिए निजामुल मुल्क और मुगलों के बीच में हुआ था, ये बिटवीन निजामुल मुल्क एंड मुगल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो बिटवीन हुम, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। वाई विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट एंग्लो म्यांमार वार एंडेड? तो ये किसके द्वारा हुई थी? तो पहला देखिए वॉर हुआ कब था? ये वॉर हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1767 से 69 के बीच में। तो ये मद्रास की संधि के द्वारा ये खत्म हुआ था, ठीक है, मद्रास की ट्रीटी ऑफ मद्रास। चलिए आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? तो बक्सर का युद्ध आपको पता होना चाहिए 1764 में हुआ था। उस टाइम कौन था? उस टाइम था आपका बंगाल का गवर्नर बेंसी टॉर्ट। कौन? बेंसी टॉर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वारेन हेस्टिंग? तो इनमें से देखिए कौन कौन सा हुआ था। तो कलकत्ता में टकसाल की स्थापना इसके टाइम पे हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट पारित होना इसी के टाइम पे हुआ था। सालवाई की ट्रीटी इसी के टाइम पे हुई थी। हैदर अली की मृत्यु भी इसी के टाइम पे हुई थी। तो इनमें से कोई सा भी नहीं, यानी कि सारे कार्य इसी के टाइम पे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए यहाँ पे दास प्रथा पर प्रतिबंध नहीं, दासों के व्यापार पर प्रतिबंध की बात चल रही है। तो किसने लगाया था? ये लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दासों के व्यापार पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वेंड स्लेव ट्रेड? तो आपको देखना स्लेव ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स। तो दास प्रथा पर नहीं, तो ये दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किस वर्ष सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? इन विच ईयर द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन कोलकाता फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट बाय लॉर्ड वेलेस्ली? अब देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे हो सकता है कि ये पूछ लिया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसके टाइम पे बना था। तो ये बना था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बना था? तो सिविल सेवकों को प्रशिक्षण के लिए बना था। कहाँ पे बना था? कलकत्ता में बना था। अब कब बना था ये आपको पता होना चाहिए। 1800 ईस्वी में बना था, 1800 सेंचुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ये डुरंड आयोग यानी कि मार्टियर डुरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड एलिगन सेकंड के टाइम पे। किसके? लॉर्ड एलिगन सेकंड के। इधर भी देखिए हिंदी में खुल गया, मैं
एक सेकंड रुकिए, इंग्लिश में ओपन करता हूँ इधर। तो ये किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड एलिगन सेकेंड। इसमें लॉर्ड एलिगन सेकेंड ये इंग्लिश में आ गया। नेक्स्ट लिखते हैं, सही सम्मिलित करना है आपको 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो देखिए पहला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे क्या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे द स्टेब्लिश ऑफ कांग्रेस सोशल पार्टी। तो ये आपका दूसरा सही है, तो ये नहीं था इसका पहला। दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो मतलब गठन किया गया था वो लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? तो देखिए किस किस का विरोध किया था? मूर्ति पूजा किया था, अवतारवाद का किया था, बहुदेववाद का किया था, पुरोहितवाद का किया था, यानी इनमें से चारों का ये किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपोज्ड बाय राजा राम मोहन राय? तो इनका चारों का विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज सुक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। किसको? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय सैयद अहमद खान? तो इनमें से देखिए, जो आपका इंडियन मुस्लिम था इसका ये नहीं लिखा था। ये इंडियन मुस्लिम ये किसने लिखा था फिर? ये डब्ल्यू हंटर ने, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। ये हंटर, डब्ल्यू हंटर याद कर लें, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था द इंडियन मुस्लिम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हु फाउंडेड द वेदांता सोसाइटी इन न्यूयॉर्क 1896? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है? हु सेड द फॉलोइंग, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैन? तो ये कहा था गुरु नारायण गुरु ने, यानी कि गुरु नारायण गुरु ने कहा था ये। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका देखना, देखिए समाज समता संघ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था ये। दूसरा, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास, ये महात्मा गांधी की नहीं थी, ये किसकी थी? ये अम्बेडकर साहब की थी, अम्बेडकर साहब की थी ये। क्या? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए ये दूसरा इसका आंसर है, ये महात्मा गांधी की नहीं थी, अम्बेडकर साहब की थी ये, अम्बेडकर साहब की थी ये। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द सन्यासी रिवोल्ट? तो देखिए इसका क्या था, एक तो अकाल में जब अकाल पड़ रहा था तो बोराज की यानी कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। दूसरा क्या था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तीसरा, जमींदारी प्रथा पर का विरोध। तो इनमें से एक से अधिक यानी सभी कारण हैं इसके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 24 का, विद्रोह और नेतृत्व। तो देखिए कोल विद्रोह किया था बुद्धो भगत ने, रंपाव का विद्रोह किया था सीताराम राजू ने, अहोम विद्रोह का ये किया था गोमधर कुंवर ने। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि तीनों ये सही हैं। कोल रिवोल्ट बुद्धो भगत, रिवोल्ट और रंपास अलूरी सीताराम राजू, और अहोम रिवोल्ट ये हुआ था गोमधर कुंवर ने लीड किया था। तो यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं गलत है, मतलब ये यानी कि सारे सही हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये बताना है। देखिए इस विद्रोह का दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नेतृत्व किया था। तो दिस रिवोल्ट वाज लीड बाय दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। नेक्स्ट, इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WS सिटोनकर के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। दूसरा स्टेटमेंट, दिस रिवोल्ट फोर्स द ब्रिटिश
टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडिगो कमीशन अंडर लीडरशिप ऑफ डब्ल्यू एस सेटन कौर। तीसरा, 1859 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो ये तीनों बातें ठीक है। देखिए, इन 1859 दीनबंधु मित्रा डिस्प्लेस द नील रिवोल्ट इन हिज प्ले नील दर्पण। तो तीनों बातें ठीक है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अवध किसान सभा? तो कौन फाउंडर थे इसके? इसके फाउंडर थे बाबा रामचंद्र। और ये बना कब था? ये बना था 1920 में, बाबा रामचंद्र। चलिए आगे देखते हैं। 27 क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 27 है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वाई हुम वाज द बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड? तो ये आपकी की गई थी नारायण मेघाजी लोखड़े द्वारा। नारायण मेघाजी लोखड़े। क्लियर है? वही कब की गई थी? ये 1896-7 के टाइम पे की गई थी 1896 या 7 के टाइम पे ये की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको इसमें। तो ये पहला ही है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये नहीं हो सकता। इसका टाइम पीरियड था 1929, लेकिन ये 1856 के टाइम पे पास हुआ था। तो यही पहला ही वाला गलत है। तो कौन था इस टाइम पे? तो इस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे उस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस एट लास्ट? तो मोपला विद्रोह को आपको पता है कि 1921 में हुआ था, ये 1928 में हुआ था। नमक विद्रोह 1930 में हुआ था। चंद्रशेखर की मृत्यु 1931 में हुई थी ये। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। तो देखिए, अगर आपको एक भी विद्रोह पता है, इसमें संताल विद्रोह पता है कि संताल विद्रोह 1555 और 56 में हुआ था, तो सी का तीसरा एक में ही है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। कोई भी पता ना आपको, बेलोर विद्रोह पता है कि जुलाई 1806 में हुआ था। ये बेलोर विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1806। संताल रिवोल्ट हुआ था 1855 से 56 में। क्लियर है? और बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824। बैरकपुर म्यूटनी नवंबर 1824। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो किसका? ये संविधान संशोधन विधेयक का। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल कौन सा होता है इसका? आर्टिकल 368। चलिए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल हमने बताया अभी 368। कौन सा आर्टिकल है? 368। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो किसको होता है? ये महान्यायवादी को होता है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू सिट इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़? तो कौन होता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वित्त आयोग के कार्य के बारे में बताना आपको। किसके? फाइनेंस कमीशन के। तो पहला है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो ये तो नहीं देता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन टू अलाउ विड्रॉल द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये नहीं देता, पार्लियामेंट देता। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला ये गलत हुआ आपका, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ टैक्सेस रिसीव्ड अमंग द स्टेट्स। तो दूसरा सही है। तीसरा तो हो नहीं सकता, दूसरा सही है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम ये पकड़ लेंगे। फिर भी देख लेते हैं, सहायता अनुदानों के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। तो तीसरा भी सही है। क्लियर है? तीसरा सही है, तो हमारा बी आंसर, ये बी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है?
दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए चुनाव सुधार से रिलेटेड थी। चुनाव सुधार कोई में भी ऑप्शन में नहीं, तो डी आंसर आ गया। किससे थी? चुनाव सुधार से, इलेक्शन रिफॉर्म से, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड थी ये। क्लियर है? तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है यदि द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ए कैंडिडेट इन एन इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा इज फोरफिटेड इफ, अगर वो क्या होता है 1/6 भाग कुल वोटों का प्राप्त नहीं कर पाता। कितना? 1/6। कितना? 1/6 टोटल वोट का अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो जब्त कर ली जाती है। चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो देखिए बहुत ही केयरफुली आप पढ़ें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर वी रिमूव्ड। तो कैसे निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन। तो इसका देखिए चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान किया गया है। कौन से में? आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होगा? तो ये आर्टिकल 326। तो इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो ये कौन से में? आर्टिकल 326। नेक्स्ट, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम इज फॉलोड बाय द वेरियस इलेक्शन इन इंडिया। तो कौन सी? देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और तीसरी देखिए ये तो है नहीं अनुपातिक, ये आपकी एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है एक, और तीसरा है सिस्टम ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला और तीसरा आपका इसमें ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख, क्वेश्चन नंबर 41 है, सॉरी 42 नहीं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो हम बात कर रहे हैं 73 अमेंडमेंट एक्ट की जो 1992 में लाया गया था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है इसमें जिला योजना समितियों का गठन करने का। तो देखिए जिला योजना समिति किसमें? 74 अमेंडमेंट एक्ट में है वो। तो पहला गलत हो गया हमारा, तो ये गलत हुआ, ये गलत हो गया, तो पहला और तीसरा गलत हुआ। अब हमारे पास बचे दूसरा और चौथा, तो पढ़ लेते हैं फिर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव कराने की, तो ये बात ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, तो ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की एक सभा है। दूसरा, ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, दूसरी बात भी ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में है। तो इनमें से सभी बातें ठीक हैं। तो एक ग्राम सभा इज एन असेंबली ऑफ एडल्ट विद इन ए पंचायत एरिया। दूसरा, 18 ईयर की एज क्रॉस करना चाहिए उसे। तीसरा, ओनली द पर्सन हुज नेम अपेयर इन द, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वोटर लिस्ट ऑफ द विलेज इज एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो तीनों बातें इसमें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। कितने? 3 टायर। तो विच कमेटी रिकमेंडेड द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम? बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352। तो किस किस के हिसाब से कर सकता है? देखिए युद्ध के हिसाब से, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो 1, 2, 3 यानी कि ये काट दो आप, 1, 2, 3 के हिसाब से ये काटो, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र
21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये था 61वां। कब? 1989 में। कब? 1989, 61वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, ये बात ठीक है। दूसरा, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से और पूरब नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये डायरेक्शन गलत दे रखी है, तो केवल स्टेटमेंट पहला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। द सेंटर पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन। तो ये बात ठीक है। सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, नहीं ईस्ट टू वेस्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट, जीरो अक्षांश रेखाएं एवं जीरो देशांतरीय रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं? वेयर डू द जीरो लैटिट्यूड एंड जीरो लैंगिट्यूड लाइन्स मीट। तो कहाँ पर मिलती है? आपको पता होना चाहिए, गिनी की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ गुयाना या गिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देशों का सही सुमेल आपको करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द मेजर वोल्केनोज एंड देयर कंट्रीज। तो देखिए एटना है इटली में, तो इटली के आगे इसने कर दिया ईरान, तो पहला गलत हो गया। मोना लोआ कहाँ पे? मोना लोआ हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप भी गायब कर दिया इसने। स्ट्रॉम्बेली कहाँ पे? ये भी इटली में है। तो ये तीनों गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एटना मैंने बताया कि एटना इटली में है। मोना लोआ कहाँ पे है? मोना लोआ हवाई द्वीप में है, ये इटली में है, ये हवाई द्वीप में है, ये फिर इटली में है। तो ये कोई भी इसमें से नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट कथन पर विचार करना है आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश इस एशिया है। क्लियर है? पहली बात ठीक है। सर्वाधिक देशों वाला अगर देश देखा जाए तो कॉन्टिनेंट वो अफ्रीका है, तो दोनों बातें ठीक हैं। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज इज अफ्रीका। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, इनमें से दोनों ठीक है। दो ज्वार के बीच समय अंतराल होता है। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू टाइड्स? तो कितना होता है? ये होता है 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट। तो फ्रेंड्स ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस करे। अभी अगर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पानी पूनी पी लो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम बीपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अब आज नोटिफिकेशन आया है, मतलब यूपी का आरओ एआरओ का, तो उसके लिए भी हम कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी मटेरियल होगा आपको टोटल मटेरियल फ्री में मिलेगा, सारी वीडियो फ्री में मिलेगी। कभी भी आपको पेड वेट का कोई सिलसिला ये नहीं चलाएंगे हम, धोखाधड़ी का कोई खेल नहीं है अपने पास। आपको अगर अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो भाई आगे बढ़ो देख के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकांश से कहाँ होता है? तो देखिए कहाँ पे होता है इसका प्रभाव? अधिकतर ध्रुवों पर होता है। तो वेयर इज द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है? ये पोलर पे होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोन। तो ये जो है चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ये बात ठीक है। दूसरा, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला स्टेटमेंट ठीक है। ए लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। द साइक्लोन रोटेट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। तो ये साउदर्न हेमेस्फेयर में होता है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। तो पहला आपका इसका ही ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, हनोई शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ हनोई सिचुएटेड? तो ये है आपका रेड नदी पे। कौन सी? रेड नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो पहला स्टॉकहोम 1972 में हुआ था, नैरोबी 1992 में, पेरिस कब हुआ? 2005 में। तो अब इनमें से देखिए, ये दूसरा वाला नैरोबी वाला गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट और तीसरा ये सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। क्लियर है? आगे देखते हैं, डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। तो विच
इन विच कंट्री इज द डिवाइडिंग रेंज माउंटेन रेंज सिचुएटेड, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सेलेनिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सेलेनिटी कहाँ पे? बॉन झील में 330 है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बॉन झील। उसके बाद मिरज सागर, उसके बाद है बाल्टिक सागर, फिर काला सागर। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर है सी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके कहाँ पे? बॉन लेक, जो तुर्की में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है? ये बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिगार्डिंग कनाडा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कनाडा की समुद्री रेखा विश्व में सबसे लंबी है। सही नहीं है, ये पूछ रहा है। कनाडा विश्व में सबसे बड़ा दूसरा देश है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है कि दूसरी सबसे लंबी है सीमा, तो पहली नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही इसमें गलत है। इसका आंसर आ गया आपका पहला। नेक्स्ट 58 है, निम्न में से कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पैराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन ब्राज़ील एंड पैराग्वे। तो ये आपको नदी बतानी है। कौन सी नदी है? ये नदी है पराना नदी। कौन सी? पराना नदी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट। देखिए कल ही हमने केंद्रीय बजट कराया था आपको, आपने वीडियो देखी होगी। तो केंद्रीय बजट का आकार कितना है? ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने बोला था कि सीधा साइज पूछा जाएगा आपसे केंद्रीय बजट का। तो कितना है? 45 लाख करोड़, 45,03,000 करोड़। क्लियर है? तो सी इसका आंसर है। एग्जैक्ट मैंने अभी किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके, मैंने डायरेक्ट बताया था। और दूसरा क्वेश्चन भी देखिए जो मैंने बताया था वो, उसमें अगर किसी को अगर ट्रस्ट ना हो तो वीडियो कल की वाली देख सकता है। फिर मैं बताऊँ कि हाँ ये भी मैंने बोला था कि इनमें से 7 प्राथमिकताओं में से एक गायब कर देगा कोई भी, फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है ऐसे करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द 7 प्रायोरिटीज़ सप्तऋषि ऑफ द बजट 2023-24। अब देखिए सीधा क्वेश्चन है, सीधा आप देख लो अभी भी जाकर अगर नहीं देखी तो देखिए इसमें से भारत की प्रगति नहीं है। भारत की प्रगति जैसे ही आप काट दोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। भारत की प्रगति की जगह क्या है? उसकी जगह है युवा शक्ति। उसकी जगह आप युवा शक्ति लिख लो, 7 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61 में है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? अब तो 6 से घटाकर अब कर दी गई है 5। According to the budget 2023-24, the number of slabs has been reduced from 6 to how much in the new पर्सनल इनकम टैक्स रिजाइम? तो ये 5 कर दी गई है। नेक्स्ट 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा है? 100% नोट कर लो, ये भी मैंने बोला था, आप देख सकते हो दोबारा वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल आउटले फॉर द रेलवे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो ये 2.4 लाख करोड़। मैंने और बताया सबसे ज़्यादा कौन सी मिनिस्ट्री को हुआ है, सबसे कम कौन सी मिनिस्ट्री को हुआ है, वो सारी चीज़ें बताइए। चलिए नेक्स्ट, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट में की गई है? तो किसकी? देशो अपना देश की गई है, देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन की गई है, वाइब्रेंट विलेज की गई है। तो इनमें से सभी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो कितने का है? 70,000 करोड़ का जल जीवन मिशन के लिए। देखिए इस बार तो हम इधर उधर की टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं क्योंकि हमारी अभी टीम बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने खुद के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉमिस करते हैं आपको अपना कंटेंट देंगे। नेक्स्ट ईयर से यानी कि जनवरी के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें सभी में हम अपना कंटेंट देंगे, अपनी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, अपनी मैगज़ीन चलाएंगे, सारा कुछ। उसके बाद में आप क्लेम करना हमें कि हाँ सर ये आपने पढ़ाया था ये नहीं आया, एक एक क्वेश्चन नहीं आया, तो वहाँ से फिर आप बता सकते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं कि फिर भी मैं इतना बता रहा हूँ इन टेस्ट सीरीज़ में। देखिए हमें कोई लालच नहीं है, किसी कोचिंग से हम पैसा नहीं ले रहे, लेकिन हाँ कुछ टेस्ट हमें समझ में आते हैं तो हम करा देते हैं। जिसका भी टेस्ट हमें अच्छा लगता है कोई भी, उसको हम करा देते हैं बिना किसी लालच के, बिना पैसे के। क्योंकि उन छात्रों तक टेस्ट पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी ये टेस्ट सीरीज़ नहीं पहुँच पाती है, जो लोग जागरूक नहीं हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हेल्पफुल हों, हो सकता है कि आप ऑलरेडी लगा चुके हों इन्हें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इस तरीके से जैसे क्या हिंदी और इंग्लिश का दोनों एक जगह मैंने करा रखा है, मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कोई कराता हो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट का फॉर्मेशन ही अलग है। एक होता ना कि इस तरीके से होता टेस्ट बनाया जाता, तो इधर हिंदी का इधर इंग्लिश का रहता। इन्होंने क्या काम किया, एक पेज पे इंग्लिश का किया है और अगले पेज पे हिंदी का किया है, तो ये मतलब मेरे तो समझ से बाहर है चीज़ें। तो लेकिन फिर भी मैंने दो ये स्लाइड चला के आपको कवर कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपको वही फील आए कि जो टेस्ट में होता है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं देख लो उस बजट, उसको देख लो, बजट और सर्वे वाली वीडियो को, इंडिया का बजट और सर्वे, बिहार का बजट और सर्वे। चलिए देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए आर्थिक समृद्धि दर अनुमानित की गई है। कितनी अनुमानित की गई है? ये की गई है 6 से 6.8। कितनी? 6 से 6.8। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो देखी गई 3% की। कितनी? इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रोथ वाज सीन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर? तो कितना? 3। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-21-22 के दौरान कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है 10,457। 10,457। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो हु आर द टॉप 3 कंट्रीज फॉर एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे? तो ये कौन कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे मॉरिशस, तीसरे पे यूएई। तो SMU, ठीक है ना। तो ये तीनों कंट्रीज़ हैं। सीक्वेंस देख लेना इसका। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 2047 तक। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो कब तक? 2047 तक। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो आपको बताना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास में कितना हो गया है। तो ये हो गया है 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। साइंस का स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये देखिए, ये घरेलू मक्खी किसकी होती? ये होती है आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा। तो पहले का चार सभी में है। उसके बाद एस्केरियस क्या होती है? ये निमेटोडा। एस्केरियस होती है निमेटोडा। तो बी का पहला। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली कौन सी कैटेगरी में आती है? ये स्तनी वर्ग में आती है। बिल्ली स्तनी वर्ग। मलेरिया परजीवी, ये प्रोटोजोआ होते हैं। मलेरिया परजीवी, तो हमारा पहला आंसर इसका आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 है। डीएनए के उप इकाइयों को कहते हैं? द सब यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड? क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। चलिए नेक्स्ट, रक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग ब्लड्स? तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज मैक्सिमम। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित खनिजों का पर विचार कीजिए। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्ड मिनरल्स इज आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? तो देखिए, कौन कौन से की होती है? ये कैल्शियम की, लोह की और सोडियम की। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, यानी कि तीनों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन लीफ? नॉट प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको। तो ये कौन सा नहीं? खाद और जल का चलन।
मूवमेंट ऑफ फूड एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीका वायरस। तो इनमें से देखिए, यह सबसे पहले युगांडा के जीका वन में एक बंदर में पाया गया था। यह दिन के समय एंडीज मच्छरों से संचारित होता है। यह गर्भवती महिलाओं से बच्चों को संक्रमित करता है। तो ये तीनों बातें ये ठीक हैं, इनमें से तीनों बातें आपकी ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता में एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन हुज एक्सेस कोज ए डिसऑर्डर कॉल्ड एक्रोमेगली। तो कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ये होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनजिला निम्न में से किस संघ का जीव है। स्पोंगिला इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो क्या है इसका, इसका है संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, कछुए की पीठ पर निम्न में से कौन सा शैवाल पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे इज फाउंड ऑन द बैक ऑफ टर्टाइल। तो कौन सा पाया जाता है, प्रोटोडर्मा। क्या, प्रोटोडर्मा, याद रखना। खजूर निम्न में से किस कुल से संबंधित है। डेट पॉल्म बिलोंग ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो ये पॉल्मी से ही रिलेटेड है, जब यहाँ पे ऑलरेडी पॉल्म दे दे तो पॉल्मी से ही रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित है। आलू सेलोनेसी से संबंधित है, तो पोटैटो बिलोंग सेलोनेसी। चलिए नेक्स्ट, पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। तो इसका है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑक्सीश्वसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। इस श्वसन में आवासीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यही गलत है, ठीक है ना, ये आपका रोंग है। इन दिस रिस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 84, कवक गन्ने में लाल सड़न रोग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कवक बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज रेड रोट ऑफ शुगर केन। कभी कभी पूछ रहे थे आपसे कि ये कौन सी किसकी बीमारी है, गन्ने की, मूंगफली की, सरसों की, कुछ भी बोलते हैं। रेड रोट शुगर केन से रिलेटेड है। तो ये है आपका कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम, कोलेटोट्रिकम फॉल्केटम। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर है 85, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। तो पहला देख लेते हैं इसमें, देखिए तारा मछली संघ एकाइनो डरमेटा का है। स्टारफिश फैलियम इनका डरमेटा, ठीक है। वो पायला है मोलास्का, पायला मोलास्का है। और जी ये है नेरेस संघ एनेलिडा का है। ये वो फैंसियोला संघ प्लेटी हेलमिंथीस का है। तो इसका पहला आंसर इसका ठीक है, फर्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सी प्रतिक्रिया। तो देखिए विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमता है। अब देखते हैं, तो ये थ्रोबोप्लाइसिन प्लस प्रोथोबिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोबिन बनता है। या फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजोन तो की वजह से बनता है फाइब्रिन। नेक्स्ट फाइब्रिन प्लस रक्त रोधाणु का बराबर बनता है रक्त का थक्का। तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन। तो इसका है प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है। तो किससे होता है, अग्नाशय ग्रंथि से।
किससे? पैंक्रियास ग्लैंड से इसका मतलब निकलता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किन कोशिकाओं में होती है? इन विच सेल डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस? तो ये होती है प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में। तो प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होती है। चलिए नेक्स्ट, मेरुरज्जा का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? शरीर को संतुलित करना इसका कार्य है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करना है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से आपको मिलाना है। तो पहले देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहते हैं? अंतरिस्तावी तंत्रों का अध्ययन, यानी कि अंदरूनी। तो एंड्रोक्रोनोलॉजी तो एंड्रोक्राइनोलॉजी, तो सेम मिल गया इसका। तो पहले का दूसरा, अब देखिए आंसर इसी में से रहने वाला है। ये कट गया, ये कट गया आपका। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है एम्ब्रोयोलॉजी। तो ये क्या? भ्रूण का अध्ययन, दूसरे का चौथा। अब आता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी आता है रक्त का अध्ययन। एंट्रोलॉजी आपको सबको पता होगा, कीटों पतंगों का अध्ययन। तो इसमें आ गया हमारा पहला आंसर, पहला इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 है, बैक्टीरिया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जगत किस जगत का भाग है? तो ये मोनेरा का। बैक्टीरिया आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो मोनेरा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, मेटाजोआ वर्ग के जीव बहुकोशीय होते हैं। तो दूसरा, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तीसरा, प्रोटेस्टा जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। तो तीनों बातें ये ठीक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोजोन क्या है? तो ट्रांसपोजोन एक जीन है। क्या? जीन। ट्रांसपोजोन एक जीन है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। वेयर डज फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक इन प्लेस? तो ये होती है गिरेना में। कहाँ पे होती है? इन गिरेना। चलिए नेक्स्ट, 96 है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? तो ये थे सर एडवर्ड मेनर्ड चेप्स चेमियार। सर एडवर्ड मेनर्ड चेप्स चेमियार। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जनप्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार के घटते क्रम में सजाना है। 97 क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है? पहले जिला परिषद सदस्य, उसके बाद मुखिया, उसके बाद पंचायत समिति का सदस्य, फिर वार्ड सदस्य। तो इनमें से आपका ये सी आंसर आ गया। सॉरी, पहले ये नहीं, पहले चौथा है, फिर तीसरा है, दूसरा है, फिर तीसरा, फिर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट, 98 क्वेश्चन है, राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, दोनों बातें द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट इज़ द चीफ सेक्रेटरी। दूसरा, द चीफ सेक्रेटरी इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट। तो दोनों बातें आपकी ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, बिहार विधानमंडल के संबंध में गलत बताना है आपको। क्या? बिहार विधानमंडल के बिहार लेजिस्लेचर के बारे में आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है आपको। तो देखिए, बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, ये बात ठीक है, बाईकैमरल है। दूसरा, बिहार विधानसभा में भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा सीटों वाला विधानसभा है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला विधान परिषद है। तो देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हैं, 100। और ये तीसरा नहीं, चौथा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका डी आ गया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करते हैं। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये देखिए, रामनाथ कोविंद थे और जाकिर हुसैन थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन? रामनाथ भी और जाकिर हुसैन भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट,
1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्णा सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? तो फॉर व्हाट रीज़न डिड श्री कृष्णा सिंह रेफ्यूज टू फॉर्म द कैबिनेट आफ्टर द प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ 1937 AD? तो किस वजह से? राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण। तो ड्यू टू द लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? पहला है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान थे। दूसरा, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तीसरा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। गफूर, तो तीनों बातें ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सॉरी, इनमें से तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? चुनाव करना है आपको, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, पहला, पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, तो ये बात गलत है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणापूर्ति 1/20 होती है, तो पहला और तीसरी बात ठीक है, बाकी दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका 104 क्वेश्चन। बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, अभी ये तो इसे तो डिलीट कर देना चाहिए, हो सकता है अभी का है नहीं है। 104 का देखिए किसका नहीं है? वीआईपी का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो बिहार स्टेट हैज़ नॉट रिसीव्ड कृषि कर्मठ अवार्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो देखिए, राइस को मिल चुका है, मेज को मिल चुका है, वेट को मिल चुका है, तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? तो रोड मैप बताना है आपको। देखिए, बिहार में ये तो आपको पता होना जरूरी है। बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप जो है ये गलत दे रखा है इसने। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप कब से कब तक था? ये था 2008 से 2012 तक। कब तक? 2008 से 12 तक था ये। और बाकी सेकंड कब से कब तक था? सेकंड रोड मैप का आपको पता होना चाहिए 2012 से 17 तक था ये। तीसरा इसमें दे रखा, चौथा ये पूछा जा सकता है, चौथा भी 23 से 28 तक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो हाउ मेनी रेल डिवीज़न आर देयर इन बिहार? तो कितने रेल मंडल हैं? 4 रेल मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? ये भी देख लो, ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे मैंने कराया है, वीडियो प्ले लिस्ट में है कि वहाँ से जाकर देख लो। अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो देश के लिए और बिहार के लिए, नहीं तो भाई निकल जाओ आगे। सही है कि नहीं? तो शिवहर सबसे लास्ट में है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो किसकी है? कोशी जल विद्युत परियोजना की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एमंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन बिहार? तो कोशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसकी कितनी? 19.2 मेगावाट। 19.2 है इसकी। कितनी? इसकी है 19.2। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेट नोट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो पहला, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में है। कैरेज रिपेल रेल वर्कशॉप हरनौत में है। तो इनमें से कोई सा भी नहीं। ये तीनों आपका सही मैच करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकॉन ऑफ बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो किसको किया है? ये किया है मैथिली ठाकुर को। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? तो ये किया है आपका गुजरात में। गुजरात इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे, यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कथन बताना कौन सा सही है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। तो देखिए पहला है, इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। पहले स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इस मिशन के लिए कुल 19,714 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इट एम्स टू बी मेक इंडिया ए ग्लोब हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। पहली बात ठीक है। तो हाइड्रोजन आउटले फॉर दिस मिशन इज RS 19,744 करोड़। दूसरा सही है। 2050 तक नहीं है, ठीक है, ये गलत है, 2030 तक है। कब तक? 2030 तक। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला और दूसरा इसका सही है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो किसने जीता है? ये उड़ीसा ने जीता है। किसने? उड़ीसा ने। चलिए नेक्स्ट देखते। क्वेश्चन नंबर 115 है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है हुबली, कर्नाटक में। कहाँ पे? हुबली, कर्नाटक। सही है। तो किया गया है कर्नाटक के हुबली में। हुबली, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 116 नंबर, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूदसाब की विभिन्न भवनों में दरारों का पता लगने के कारण इस आपदा प्रकरण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? ये तो आपको सबको पता होगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जोशीमठ, उत्तराखंड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नोट करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए, रेवोल्यूशनरीज पुस्तक जो है किसने लिखी? संजीव सान्याल ने। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना बिष्ट की है। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये तीनों पुस्तकें सही में, तो ये तीन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118 है, मैनुएला रोकाबेटो को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोकाबेटो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की है। कहाँ पे? इक्वेटोरियल गिनी। चलिए नेक्स्ट, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो ये बृहस्पति यानी कि जुपिटर के सबसे ज़्यादा कितने हुए? 95 हो गए हैं अब। चलिए नेक्स्ट, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया लद्दाख में? तो ये चला गया इंडियन आर्मी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 है, सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो क्लब कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिज़ाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता रिकी केज ने। किसने? रिकी केज। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के कथन में कौन सा कथन सही है? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग होते हैं। तो ये कहाँ पे हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे। और दूसरा, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा था। इसका शुंभकर क्या था? इसका आशा महिला चीता थी और मोगली, है ना। तो तीनों बातें ये ठीक है। तो ये बताना आपको 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, मध्य प्रदेश में हुए। टॉप पे महाराष्ट्र, मॉस्कोटो क्या था इसका, और आशा फीमेल चीता एंड मोगली। तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है? कितना भी रोक लो तुमसे रुकता तो है नहीं कुछ। बच्चों के जीवन के साथ खेल रही हैं सारी सरकारें ये। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ इस चीज़ के। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? ये है उत्तराखंड द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीक होता है इधर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, देखिए धर्म गार्जियन के नाम पे जो भी होंगे जापान के साथ होते हैं वो, तो ये भारत और जापान, गार्जियन कोई भी हो, गार्जियन जापान। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है कहाँ पे? ये की गई हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं।
कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में की गई है। तो ये की गई है आपके हिमाचल में। सही है, नोट कर लो इसे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग। तो ये बताना किसको किया गया है? तो ये किया गया है BVR सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय भाषाओं में अपने निर्णय कौन से हाईकोर्ट ने दिया अभी? तो ये दिया है केरला हाईकोर्ट ने, मलयालम में दिया था केरला हाईकोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट, ICC T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको? तो हराया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को। और हुआ कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में ही ये हुआ था। क्लियर है? साउथ अफ्रीका में हुआ था और साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? तो इसमें बताना है आपको। देखिए, फिनलैंड लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड कैसे भी करके आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टॉप पर कौन रहा, भारत की रैंक कितनी रही और दूसरे और तीसरे पायदान पर कौन रहा। तो देखिए, FDI के अगर नाम से याद रखोगे, हैप्पीनेस में FDI आएगी तो हैप्पीनेस आएगा। F से फिनलैंड पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे पे है और I से आइसलैंड तीसरे पे है। भारत 126 पे है। क्लियर है? सॉरी, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फिनलैंड पहले पर है, इंडिया की 126 है 126, डेनमार्क और आइसलैंड सेकंड और थर्ड पे हैं। तो तीनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता? कर्नाटक ने जीता। चलिए नेक्स्ट, 32 में भी सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग के खिताब किस राज्य ने जीता है? तो विच स्टेट हैज़ वॉन द बॉयज टाइटल ऑफ द 32nd सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप? तो किसने जीता है? ये जीता है बिहार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार PCS के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट, चलो मूड थोड़ा सही कर लो। एक हसीना थी एक दीवाना था, गुनगुना लिया करो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा यार, वरना इतने फैक्ट्स हैं आपका पहले तो ख़त्म होगा दिमाग, और दूसरे बाद में जो आपकी मेमोरी है ना चिप, तो ये चिप में हो जाएगा ब्लास्ट। तो बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स ले लिया करो भाई। सही है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। 132 क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपनी व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, आपका 100% पूछा जाएगा। अभी 5 महीने में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में पूछा जाएगा ये। तो किसे मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। तो देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 32nd व्यास सम्मान 2022 फॉर हिज सेट्रिकल नोबल पागलखाना? देखिए, जैसे क्या हम पागल आप पागल, ऐसे ही पागलखाना। तो भाई कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। देख, पागलखाने के ऊपर लिख दिया, अवार्ड जीत गया, है ना। तो ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता इंसान का। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? ज्योति मौर्य मोहंती। कौन? ज्योति मौर्य मोहंती। चलिए नेक्स्ट, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लो इसको। तो क्या थीम थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति ही बिहार की प्रगति ला सकती है, बिहार दिवस की थीम थी ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रिसेंटली ए कमेटी हैज़ बीन announced to reform the national pension system for the government employees. Who among the following will preside over it? तो कौन है इसके महासचिव? ये हैं TB सोमनाथन। TB कहाँ गया? TB सोमनाथन ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा
देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है गंगा। क्या नाम दिया गया? गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट देखना है आपको, ठीक है। क्या क्या रिगार्डिंग ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस एट पर सर्वे 2022-23। तो देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतों पर 3.3% रहा है, जबकि उद्योग क्षेत्र का कितना है? 4.1। सेवा क्षेत्र का कितना बड़ा है? 9.1। तो ये बीपीएससी पूछ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इनमें से तीनों सही हैं। तो एग्रीकल्चर का फाइनेंशियल में क्या रहा है? इसमें 3.5 और इंडस्ट्री का रहा है 4.1 और सर्विस सेक्टर का रहा है इसमें 9.1। तो तीनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है। मार्च 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता का दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये बैठक आयोजित की गई थी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट है। मार्च 2023 में पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो हाई कोर्ट थे पटना में वो आ गए हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट किया गया है? मुख्य न्यायाधीश। तो ये अपॉइंट किए गए हैं न्यायमूर्ति कृष्णा विनोद चंद्रा, जस्टिस कृष्णा विनोद चंद्रा। चलिए नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन एक सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हुए हैं, लेकिन आपको कुछ नाम फेमस हो गए तो आपको वही चाहिए। आप देख लो अभी भी जाके उसमें, चाहे 2-4 दिन पहले मैंने 5-7 दिन पहले ये करा रखे, सारा है बिहार का सर्वे बजट, तो 10 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन आपको नहीं देखना है तो मत देखो। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर मैंने बताया कि अभी के हिसाब से कितनी है, लास्ट ईयर कितनी थी, 2011 के हिसाब से कितनी है। तो पहला ही ऑप्शन वो देता लास्ट ईयर वाला, लेकिन अभी कितनी हो गई है? अभी हो गई है 16.2। कितना? अर्बनाइजेशन बिहार में सर्वे 2022-23 के हिसाब से 16.2 हो गया है। अब मैथ के 10 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट है वही मैथ कराएंगे, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं इसमें। सही है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो 41 का आंसर है आपका सी। 41 का आंसर सी। 42 का आंसर है आपका ए, 5/6। नेक्स्ट 43 का आंसर है आपका सी, 51 वर्ड्स। 44 का आंसर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट। 45 का आंसर है आपका डी। 46 का आंसर है आपका बी, 6 घंटे। 47 का आंसर है 90 सेकेंड। 48 का आंसर है आपका बी। 49 का आंसर है आपका ए और 50 का आंसर है आपका सी। ये फ्रेंड्स, ये हुआ टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट। तो जैसा कि तबीयत ख़राब में भी मैंने आपको ये टेस्ट कवर कराया है, कुछ हो सकता है कि कुछ आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो सुनने में, तो लेकिन आपको 1-2 दिन देखना पड़ेगा ऐसे ही। तो अब देखिए, अब करना क्या है आपको, अगर आपको यही टेस्ट सभी चाहिए तो भाई कमेंट करके आप बता सकते हैं। करंट के फेयर के 6 टेस्ट करा चुके हैं मॉक पेपर एडिटोरिया की, बाकी भी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको सारे करा दिए जाएंगे। तो क्योंकि अभी स्पीड से काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेन फोकस अभी भी है कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आपका भी जो आपका 30 सितंबर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे, सारा कंटेंट जहाँ से भी मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो 70 आपका बीपीएससी होगा उसमें आपको कुछ भी इधर उधर के मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल पे हमारी टीम काम कर रही है, कंटेंट तैयार कर रही है, उसे बनाएंगे हम और उसको आपको दिया करेंगे। लास्ट के टाइम पे देखिए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, लास्ट के टाइम पे आप चीज़ों को ना छोड़ें। अभी भी तो प्रीलिम्स में टाइम है, मतलब करीब 1.5 महीना अभी बिहार के प्रीलिम्स के में, तो आप अभी भी अच्छे से, बहुत अच्छे से करके आप इजीली निकाल सकते हो एग्ज़ाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब इसमें यह है कि आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।